गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। ठीक है, आज इसका थर्ड सेशन हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी रिकैप सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, और आज हम लोग बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो देखो, इसका जो फर्स्ट सेशन हम लोगों ने अपलोड किया था एनिमल किंगडम का, तो उसमें हम ऑलरेडी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की आधी बात वहाँ पे कर चुके हैं। इनफैक्ट सेकंड में भी हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे, तो वो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखो, हमने एनिमल किंगडम में, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग फाइला बनाए, क्लासेस, ऑर्डर्स, है ना, फैमिलीज, सब अलग अलग बनाई। तो उनके पीछे ये जो क्लासिफिकेशन के पीछे का मेन बेसिस, हमारा आधार क्या है, हमने किस आधार पे ये क्लासिफिकेशन किया, उसकी हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो ये टोटल जो हमारे बेसिस हैं अलग अलग, उसका लिस्ट है ये, जिसको हमने फर्स्ट वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। देखो, हमने सबसे पहले तो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स की बात की थी कि सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये हम फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने सेकंड जो बेसिस है बॉडी का, सिमेट्री की, सिमेट्री कैसा है, जिसको हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। नेक्स्ट फिर हमने सेकंड वीडियो में बात की थी नेचर ऑफ सिलोम की। हमने बात की थी डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, असिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स, ट्रू सिलोम्स, ये सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो इसके लिए आपको सेकंड वीडियो देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने बात की थी फर्स्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो तो, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या नॉन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने बात की थी अबाउट डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सब जब हम अलग अलग फाइला पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग, ठीक है, इस पे बात करेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले मेनली एक तो बॉडी सिमेट्री के ऊपर, फिर सेगमेंटेशन के ऊपर, और कुछ एक दो टॉपिक्स और है जो हम लोग आज यहाँ डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है प्रॉपर फाइला जो है स्टार्ट कर देंगे। चलिए बात करते हैं बॉडी सिमेट्री की। बॉडी सिमेट्री का सिंपल सा मीनिंग है, जैसे देखो आप, ये एक स्पॉन्ज की बॉडी है। इस स्पॉन्ज की बॉडी को अगर मैं आपको कहूँ कि आप कुछ ऐसे प्लेन में कट करो कि दो इक्वल डिवीजन बन जाए, तो समझो मैं अगर इसको यहाँ से कट करता हूँ इसको, तो क्या इक्वल डिवीजन बन रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ तो क्या इक्वल डिवीजन कर रहे हैं? नहीं। मतलब इसकी बॉडी ऐसी है स्पॉन्ज की कि आप इसको दो इक्वल पार्ट में किसी भी प्लेन में डिवाइड कर ही नहीं सकते। दूसरा देखता हूँ मैं, ये देखो आपके सामने, ये एक स्ट्रक्चर है। अब ये हाइड्रा है, ठीक है। अब अगर हाइड्रा को मैं इस प्लेन में डिवाइड करूँ तो बराबर दो इक्वल पार्ट कर बन रहे हैं, देख लो आप अच्छे से। अगर मैं हाइड्रा को इस प्लेन में डिवाइड करूं तो भी दो इक्वल पार्ट बन रहे हैं। अगर मैं हाइड्रा को इस प्लेन में डिवाइड करूं तो भी दो इक्वल पार्ट बन रहे हैं। यानी इसकी बॉडी सिमेट्री ऐसी है कि मैं इसको मोर देन वन प्लेन में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये डायग्राम देखो आप, इसको देखो आप, इसको मैं अगर यहाँ से इस प्लेन में कट करूं तो इसके दो इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे, राइट और लेफ्ट। लेकिन इसके अलावा ऐसा कोई प्लेन नहीं है जिससे इसको मैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकूं। तो समझ में आया? हम क्या करें, हम कह रहे हैं पहले केस में इक्वल डिविजन्स पॉसिबल नहीं है। इसको हम कहते हैं असिमेट्रिकल बॉडी। एक ऐसी बॉडी असिमेट्रिकल कहलाती है जिसको आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में हम मोर देन वन प्लेन में बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और तीसरा है बाइलेटरल सिमेट्री, जिसमें हम लोग केवल एक सिंगल प्लेन में बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर आपको ये याद करना है कि इसमें से सबसे एडवांस्ड कौन सा है, तो आप अगेन वही ट्रिक में जो आपको बताया पिछली दो वीडियोज़ में, आप ह्यूमन बींग्स से कंपेयर कर लो। ह्यूमन बींग्स कौन सी सिमेट्री रहती है? हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री है ना। हम हमारी बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं केवल एक सिंगल प्लेन से। अब रिमेंबर, जब हम प्लेन की बात करते हैं तो पहला क्राइटेरिया ये होता है कि प्लेन शुड पास फ्रॉम द सेंटर। प्लेन शुड पास फ्रॉम द सेंटर, उसके अलावा कहीं और आप कट नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो बाइलेटरल सिमेट्री सबसे एडवांस्ड होगी। तो जैसा मैंने आपको हर बार ट्रिक बताई है कि जो सबसे प्रिमिटिव, अब असिमेट्रिकल सबसे प्रिमिटिव रहता है, उसके बाद में रेडियल और उसके बाद में बाइलेटरल। तो जैसे जैसे फाइला को आप उस सीक्वेंस में याद करते जाओगे, विद सम एक्सेप्शंस यही रहेगा। प्रिमिटिव एनिमल्स असिमेट्रिकल, उसके बाद वाले रेडियल, और सबसे एडवांस्ड वाले बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो असिमेट्रिकल क्या होता है?
एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू सेंटर डज नॉट डिवाइड बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स। मतलब कि कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जो सेंटर से पास हो रहा हो और बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, वो कहलाता है असिमेट्रिकल। इसका एग्जाम्पल है पॉरीफेरा, सबसे प्रिमिटिव सबसे लोअर एनिमल पॉरीफेरा कैसे होता है, असिमेट्रिकल इन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी सिमेट्री में रेडियल सिमेट्री की। तो एनसीईआरटी लिखती है कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी डिवाइड्स ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। ठीक है, दो आइडेंटिकल हाफ बना रही है। और एनी प्लेन, आप इसको सेंटर से पास करता हुआ कोई भी प्लेन में जब इसको कट करोगे तो ये दो बॉडी को इक्वल में डिवाइड कर देती है। फिर आया इसके एग्जाम्पल्स। तो पॉरीफेरा के बाद कौन सा फाइलम है, सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा इसका एग्जाम्पल हो गया। और इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स में थोड़ा सा अपने को ना हल्का सा मॉडिफिकेशन है। देखो इकाइनोडर्म्स यूँ तो अपना काफ़ी एडवांस्ड फाइला में आएगा, लेकिन इकाइनोडर्म आपको एज एन एक्सेप्शन याद करना होगा कि इकाइनोडर्म्स रेडियल सिमेट्री शो करते हैं इनके एडल्ट वाले और लार्वा वाले बायलेटरल, ये एक एक्सेप्शन है। तो जब हम ये फाइलम पढ़ेंगे तब वहाँ पे मैं आपको इसको समझा दूंगा। तो इकाइनोडर्मेटा को अभी आप याद रखें कि रेडियल सिमेट्री शो करता है। बायलेटरल सिमेट्री कह रहा है कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। केवल एक प्लेन ऐसा है जहाँ पे आप इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जबकि रेडियल सिमेट्री में एनी प्लेन से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। मतलब आप इसको ऐसे समझ लो, मोर देन वन प्लेन अगर प्रेजेंट है तो रेडियल, और केवल एक प्लेन प्रेजेंट है तो बायलेटरल सिमेट्री। और अब जितने भी एडवांस्ड हैं आपके सिलेंट्रेटा के बाद में, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारे के सारे बायलेटरल सिमेट्री शो करेंगे। इसमें मैंने इकाइनोडर्मेटा इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इकाइनोडर्मेटा आपके रेडियल सिमेट्री में जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इकाइनोडर्मेटा को एज एन एक्सेप्शन आप थोड़ा याद रखें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन वर्ड कैसे बना, सेगमेंट्स, सेगमेंट्स मतलब टुकड़े। आप इस अर्थफॉर्म को देखो, इस अर्थफॉर्म की बॉडी सरफेस से पे आपको लग रहा होगा कि इस बॉडी में कितने सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट है। ये देखो, ये रिंग्स होती हैं, ये सेगमेंट्स, यानी कि बॉडी को इसने एक्सटर्नली सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। और जब मैं इसकी बॉडी को कट करके देखूंगा तो मुझे ये समझ में आया कि ये सेगमेंट्स केवल एक्सटर्नल नहीं है, ये सेगमेंट्स इंटरनल भी है। आप देखो यहाँ पर ये यहाँ से जो दो सेगमेंट्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये अंदर की तरफ भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसने बॉडी को एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। इसको हम कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सेगमेंटेशन, और ये सबसे बढ़िया एनालिड्स में शो होती है। तो एनसीईआरटी कहती है कि बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली, दोनों, बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। भाई ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट कुछ ऑर्गन्स ऐसे हो जो आपको हर सेगमेंट में देखने को मिले। तो जब आप अर्थवर्म की स्टडी करोगे तो आप देखना वहाँ पे आपको नेफ्रीडिया है, तो नेफ्रीडिया आपको हर सेगमेंट में देखने को मिलते हैं, है ना। तो उनका रिपीटेशन हो रहा है, तो एटलीस्ट कुछ ऑर्गन्स ऐसे होने चाहिए जो आपको हर सेगमेंट में देखने को मिलेंगे, और ये सेगमेंट्स एक्सटर्नल भी होंगे और इंटरनल भी होंगे। इस फेनोमेनन को कहा जाता है मेटामरिज्म, और इस तरह के सेगमेंटेशन को हम कहते हैं मेटामरिक सेगमेंटेशन, और ये सबसे बढ़िया शो करने वाले हैं एनालिड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, एनालिड्स शो करते हैं मेटामरिक सेगमेंटेशन, इस फेनोमेनन को मेटामरिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की, नोटोकॉर्ड। यहाँ से अब आप ध्यान से सुनना चालू करो क्योंकि ये वो टॉपिक है जो कंफ्यूज करता ही करता है। मैं काम करूँगा, देखो आपको सबसे पहले मैं चलता हूँ आपके लोअर एनिमल्स की बात करता हूँ, है ना। मैं कॉर्डेट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो कॉर्डेट आ गया। अगर आपने नोटोकॉर्ड का नाम लिया है तो एक ही फाइलम आपके दिमाग में आना चाहिए, कॉर्डेटा, सबसे एडवांस्ड फाइलम। इसके अलावा कोई फाइलम नहीं, ऐसा कोई फाइलम नहीं है जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती हो। दी ओनली फाइलम इज कॉर्डेटा फाइलम, पहली बात तो ठीक है। फिर मैं इसको कॉर्डेटा को भी फिर आगे मैं जो है एक्सप्लेन करता हूँ आपको, 2 मिनट आप थोड़ा इसको समझें। नोटोकॉर्ड बेसिकली एक मीजोडर्मली डिराइव्ड एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो कॉर्डेटा में पाया जाता है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो, नोटोकॉर्ड डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा, ये बॉडी है, ये बॉडी का डॉर्सल सरफेस होगा और ये बॉडी का वेंट्रल सरफेस होगा।
इसी नोटोकॉर्ड के डोर्सल साइड में आपको एक और कॉर्ड देखने को मिलेगी जिसे कहा जाता है नर्व कॉर्ड। क्या कह रहे हैं हम? नर्व कॉर्ड। नोटोकॉर्ड अलग है, नर्व कॉर्ड अलग है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। पहली बात तो नोटोकॉर्ड हमेशा डोर्सल साइड प्रेजेंट रहेगी और नोटोकॉर्ड के भी डोर्सल साइड प्रेजेंट रहेगी नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड बेसिकली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट रहता है। समझ में आया? अब आप आगे समझें इस बात को। इसको अब हम कंपेयर करते हैं ह्यूमन बीइंग के साथ में। समझना अच्छे से। इसको अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ में? ह्यूमन बीइंग के साथ में। ह्यूमन बीइंग भी कॉर्डेटा में आते हैं, इसका मतलब ह्यूमन बीइंग में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। सीधा सीधा क्लासिफिकेशन है, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो कॉर्डेटा, नहीं प्रेजेंट है तो नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेटा फाइलम को छोड़ के जितने भी फाइला है सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर ह्यूमन बीइंग्स भी तो कॉर्डेटा है, हमारे पास तो नोटोकॉर्ड नहीं होती, तो उसको कंपेयर करें, उसको समझें, तब आप इस चीज़ को समझ जाओगे। देखो ह्यूमन बीइंग्स में नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो गया? वर्टिब्रल कॉलम। अब आप देखो वर्टिब्रल कॉलम आपका है ना स्केलेटन का पार्ट है। क्या ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है? नहीं, वर्टिब्रल कॉलम स्केलेटन का पार्ट है। तो नोटोकॉर्ड का नर्वस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता, ये बात तो आप पहले समझ ले। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहता है कि सर नोटोकॉर्ड नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अरे ऐसा नहीं है, नोटोकॉर्ड नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं होता। आपको नहीं याद रहता तो आप इसको ह्यूमन बीइंग्स के हिसाब से समझें। नोटोकॉर्ड ह्यूमन बीइंग्स में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, और केवल ह्यूमन बीइंग्स में नहीं, केवल ह्यूमन बीइंग्स में नहीं, वो सारे एनिमल्स जिसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है उनको हम कहते हैं वर्टिब्रेटा। क्या कहते हैं हम उनको? वर्टिब्रेटा, ठीक है, वर्टिब्रेट्स कहते हैं। और इसमें आएंगे आपके परम। कौन आएंगे? परम। ये याद रखना, जब मैं वर्टिब्रेट्स पढ़ाऊंगा आपको तो मैं बताऊंगा परम। आपको कोई भी पूछे कि वर्टिब्रेटा में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, आप बोलोगे सर परम। पी मतलब पाइसिस यानी फिशिस, ए मतलब एम्फीबियंस, आर मतलब रेप्टाइल्स, ए मतलब एव्स, एव्स यानी बर्ड्स, और एम मतलब मैमल्स। पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, ये हो गया परम। वर्टिब्रेटा में ये परम आते हैं। इन सब में नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। रही बात नर्व कॉर्ड की, तो आप देखो ह्यूमन बीइंग्स में ये नर्व कॉर्ड ही स्पाइनल कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ भाई। जो इनवर्टिब्रेट्स हैं यानी जो लोअर कॉर्डेट एनिमल्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, उसमें नोटोकॉर्ड होती है, और नोटोकॉर्ड के डोर्सल साइड में नर्व कॉर्ड होती है। वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, और जैसे जैसे लोअर कॉर्डेट्स यानी हायर कॉर्डेट्स का फॉर्मेशन हुआ, ये नर्व कॉर्ड इवॉल्व होकर बन गई स्पाइनल कॉर्ड। अब आप इसको अपने आप, अब आप जो कह रहे हो ना कि सर इसका लोकेशन याद नहीं रहता कि नोटोकॉर्ड डोर्सल है या वेंट्रल है, तो अब आप इसको ह्यूमन बीइंग्स के साथ कंपेयर करके देखो, है ना, तब आपको अपने आप याद हो जाएगी। नोटोकॉर्ड यानी ह्यूमन बीइंग्स में क्या? वर्टिब्रल कॉलम। बताओ मुझे, वर्टिब्रल कॉलम आपके डोर्सल साइड में या वेंट्रल साइड में? ह्यूमन बीइंग्स में पीछे की तरफ रहता है ना वर्टिब्रल कॉलम, कौन सा साइड है वो? डोर्सल साइड। तो नोटोकॉर्ड इज ऑलवेज ऑन द डोर्सल साइड, है ना, भूलना नहीं है। नोटोकॉर्ड क्या बन गया? वर्टिब्रल कॉलम। हम में वर्टिब्रल कॉलम का है डोर्सल साइड, तो नोटोकॉर्ड कहाँ पे होगा? डोर्सल साइड में। और नर्व कॉर्ड क्या बन गया? स्पाइनल कॉर्ड। तो ऐसे आपको ये याद रखना है। मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये, है ना, मीजोडर्मली, मीजोडर्म से डिराइव होती है ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर। लोकेशन फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के वक्त ये नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है, और बाद में जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होकर एडल्ट बनता है ह्यूमन बीइंग्स में, यही नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आई बात? हमारे एम्ब्रियो में आपको नोटोकॉर्ड मिलेगा, इसी नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रल कॉलम का डेवलप हुआ है। नर्व कॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हुई, और कहाँ रह गई? डोर्सल साइड रहेगी ऑब्वियसली। बहुत इंपॉर्टेंट है देखना ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आप सबसे पहली बात यही बोलते हो कि कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी डोर्सल साइड में। ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको आप कहते हो कॉर्डेट्स, और जिनमें नहीं होती उनको आप कहते हो नॉन कॉर्डेट्स। तो पॉरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेट्स तक यानी कॉर्डेटा फाइलम को छोड़ दो तो सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं। अब एनसीईआरटी ने इसमें हेमिकॉर्डेटा को शामिल नहीं किया, लेकिन हेमिकॉर्डेटा को भी आप नॉन कॉर्डेट्स ही कहोगे। हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा की कैटेगरी में नहीं आता, इसका नाम ऐसा है हेमिकॉर्डेटा यानी आधा कॉर्डेट जैसा, उसका नाम ऐसा है बस।
जिस रीज़न की वजह से रखा वो मैं आपको हेमिकॉर्डेट में समझाऊंगा कि इनको हेमिकॉर्डेट क्यों बोला, बट इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती तो आप इसको नॉन कॉर्डेट की कैटेगरी में ही रखोगे। ठीक है, तो ये है नोटोकॉर्ड। अब वापस बता रहा हूँ, नोटोकॉर्ड भूल जाओगे डॉर्सल वेंट्रल, तो नोटोकॉर्ड से याद रखो कि ये वर्टिब्रल कॉलम की बात हो रही है, वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सल साइड में। क्लियर, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं, हमारा ये जो 3 वीडियोस हमने बनाए, ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के, उस हिसाब से उन सब का अगर समराइज करूँ मैं, तो अब एनिमल का क्लासिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ उन 11 फाइला की हम लोग अब यहाँ पे बात वापस से करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में 11 फाइला बता दिए ताकि मैं आपको याद करवा सकूँ कि कौन से कैरेक्टर किस में मिलेंगे। तो उन तीनों वीडियोस को अगर आपने अच्छे से देखा, इंक्लूडिंग दिस वन, तब आप इस टेबल को अच्छे से समझ पाओगे। एनसीईआरटी की ही टेबल है ये, और बहुत बढ़िया टेबल से एनसीईआरटी ने इसको समझा दिया। हम शुरुआत करते हैं एनिमल किंगडम, विटेकर का 5वां किंगडम जिसका नाम रखा गया एनिमेलिया। मल्टी सेल्यूलर, जितने भी ऑर्गेनिजम्स एनिमल किंगडम में प्रेजेंट है सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर होंगे। यूनिसेल्यूलर एनिमल्स को एनिमल किंगडम में जगह नहीं दी गई। इनको अगर यहाँ जगह नहीं दी गई तो आप मुझे बताओ कि यूनिसेल्यूलर एनिमल्स कहाँ गए। यूनिसेल्यूलर एनिमल्स जैसे कि अमीबा, प्रोटोजोन्स, ये सब कहाँ है ना, इनको किस किंगडम में रखा गया और क्यों रखा गया, तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे इस कंसेप्ट को बताओ। हमने ये कंसेप्ट फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो एनिमल किंगडम कहूँगा तो मल्टी सेल्यूलर की ही बात होगी। अब मल्टी सेल्यूलर यानी कि मोर देन 1 सेल्स, क्लियर बोल दिया। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे मैंने एनिमल किंगडम में पहले 2 डिविजन्स बना दिए, सेल्यूलर लेवल और टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। भाई ये ऑर्गेनिजम्स केवल सेल्स से, टिश्यूज़ नहीं है, और बाकी इनमें टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम सब मिलेगा आपको। तो सेल्यूलर लेवल पे हमने केवल एक ही फाइलम बनाया जिसका नाम रखा गया पॉरीफेरा। केवल स्पॉन्जेस ही वो एनिमल्स हैं जो सेल्यूलर लेवल पे हैं। वापस यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, पॉरीफेरा यूनिसेल्यूलर नहीं होते। सेल्यूलर लेवल का मतलब ये नहीं है कि वो एक सिंगल सेल का बना है, ऐसा नहीं है। मल्टी सेल्यूलर है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन ये सारे सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर पाए, इसलिए हमने इनको कहा सेल्यूलर लेवल। ठीक है, हम यूनिसेल्यूलर मैंने नाम नहीं लिया। फिर बात करते हैं टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, यानी पॉरीफेरा को छोड़ के बाकी सारे के सारे फाइला में आपको टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। फिर बॉडी सिमेट्री के बेस पे हम आगे कैसे बढ़े कि पहले हमने बात की रेडियल सिमेट्री की। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री में और बायलेटरल सिमेट्री में, रेडियल सिमेट्री में अभी हमने एग्जाम्पल दिया आपको सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। तो देख लो आप, सीक्वेंस वही आ रहा है, पॉरीफेरा आ गया, फिर आगे सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है अभी, है ना, अभी हमने डिस्कस किया था। फिर आगे बायलेटरल सिमेट्री पे, फिर हम बायलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स को और आगे डिवाइड किए सीलोम के बेस पे, असिलोमेट्स, सुडोसिलोमेट्स और ट्रूसिलोम वाले, जो सेकंड वीडियो में डिस्कस किया। अब याद करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, आप प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ चलते रहो। तो असिलोमेट्स में सबसे प्रिमिटिव, बायलेटरल सिमेट्री में सबसे प्रिमिटिव कौन है, प्लेटिहेलमिन्थस। सुडोसिलोमेट्स, एस्केलमिन्थस। सीधे नीट के क्वेश्चंस हैं और सीधे आपको आंसर देने हैं। नीट यूजी के सबसे फेवरेट क्वेश्चंस हैं ये। प्लेटिहेलमिन्थस, असिलोमेट्स, एस्केलमिन्थस, सुडोसिलोमेट और ट्रूसिलोमेट्स बाकी के सारे एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मॉलस, इकानोडर्म, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो अगर आपने इस सिंपल सी टेबल को अपने दिमाग में बिठा लिया तो आपको ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, तो आपको इस तरह से इसे याद करना है। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस। अगर आपको फिर भी किसी तरह के डाउट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि चैनल पे वीडियोस काफ़ी अच्छे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को ज्वाइन करें, मेंबर बने हमारे। मेंबर बनते ही मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें ताकि मैं आपको मेरे मेंबर वाले ग्रुप में ऐड कर सकूं। मेंबर बनने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जितने भी वीडियोस लॉक्ड है केवल मेंबर्स के लिए, वो आप इजीली एक्सेस कर पाओगे और कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट में नहीं। जो सबसे सस्ता प्राइस यूट्यूब ने हमें दिया है 89 रुपीज़ पर मंथ, यानी आपके मोबाइल रिचार्ज से भी सस्ता। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको चीप रेट में मिलेगा, तो आप ज़रूर मेंबर बने और जो है और बेहतर से बेहतर वीडियोस देखें। तो बस दैट्स इट, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग अस।